सुभाषित बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज बेटा हम अपना 11वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा अपना पाठ 11वीं कक्षा का पहला पाठ है आपका नमक का दारोगा। कहानी है जो आपकी, और लेखक है जिसके मुंशी प्रेमचंद जी। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले जो जीवन परिचय है लेखक का मुंशी प्रेमचंद जी का, उसको आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी बेटा। बेटा उसके बारे में बताना चाहूंगी, उसके बाद हम क्या है अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे। देखिए बेटा, अगर लेखक परिचय की बात करें, इनके जीवन के बारे में हमें जाने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कि जीवन में क्या क्या कब कब उनका जन्म हुआ है, उनका परिचय देखिए। उनकी वो है किस तरह का जीवन बीता, उनकी रचना क्या है, साहित्यिक जीवन क्या रहा, यात्रा उनकी, तो वो सब जानेंगे। अगर बात करें हम बेटा जन्म की मुंशी प्रेमचंद जी के, तो जन्म हुआ उनका 1880 में। कहाँ पर? लम्हे, उत्तर प्रदेश। पहले से आप जानते होंगे बेटा, क्योंकि हर कक्षा में क्या है मुंशी प्रेमचंद जी की कोई ना कोई रचना लगी होती है। इनमें प्रसिद्ध और महान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो वहां जानते होंगे, लेकिन फिर यहाँ पे भी अध्ययन करेंगे हम कि जन्म है 1880 में नवनी, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु की बात करें तो कब हुई? 1936 में। इनकी मृत्यु बेटा 1936 में हुई, और मूल नाम था इनका धनपत राय। धनपत राय के नाम से भी लिखते थे उर्दू में पहले ये। तो यहाँ पर मूल नाम जो इनका जो रखा गया था वो था धनपत राय। उसके बाद देखिए, अगर रचनाओं की बात करें हम मुंशी प्रेमचंद जी के, हाँ थोड़ा सा जीवन परिचय हमें लिख नहीं पाई, वैसे बताएं। काफी गरीबी और अभाव में बेटा इनका जीवन है वो बीता है। बीए तक की शिक्षा भी प्राप्त की है इन्होंने। और उसके बाद क्या है, गांधी जी का जो आंदोलन था 1920 से जो गांधी युग शुरू होता है, तो गांधी जी के आंदोलन में भी सक्रिय रूप से इन्होंने भागीदारी निभाई। और जीवन में काफी गरीबी की वजह से काफी संघर्षों का सामना इन्होंने किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और रचनाओं की बात करें अब हम इनकी, तो उपन्यास इनके सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, काया कल्प, गबन, कर्मभूमि, क्या है इनके उपन्यास। और गोदान सबसे जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो उपन्यास है बेटा, जिसके कारण ये हिंदी साहित्य जगत में अमर हुए, तो वो गोदान है इनका। और कहानी संग्रह की बात करें बेटा, 200 कहानियों की लगभग 200 कहानी की रचना की है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और कहानी संग्रह है या है इनके, वो देखिए सोजे वतन, तो आजादी को, स्वतंत्रता संग्राम में जो बढ़ चढ़ कर भागीदारी थी उसको वो किया गया, लिखा गया फौजे वतन में। और अंग्रेजों का विरोध भी काफी झेलना पड़ा इनको इनकी रचना की वजह से। और मानसरोवर उनका 8 खंडों में अलग अलग बटा हुआ बेटा मानसरोवर नाम का जो संग्रह है कहानियों का, उसमें कहानियां सूत की रात है आपकी, भूमिका की है आपकी, तो कफन है, बहुत सारी जो कहानियां है बेटा। तो मानसरोवर नाम के जो इनका बेटा संग्रह है, कहानी संग्रह है, वो 8 भागों में बटा। इसके बाद नाटक की बात करें, इन्होंने नाटक भी लिखे, और क्या है आपके नाटक भी लिखे। नाटक में अगर देखें तो क्या है, करबला है, संग्राम की देवी, और निबंध संग्रह, निबंध पे भी इन्होंने लेखनी चलाई अपनी, कुछ विचार विविध प्रसंग। तो ये इनकी रचनाएं है बेटा, उपन्यास भी लिखे, इसके बाद इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे, इन्होंने नाटक भी लिखे, निबंध भी लिखे। गद्य लेखक है बेटा, ये गद्य साहित्य में इन्होंने रचनाएं रची है, लिखी है। और इनके साहित्यिक विशेषताओं पे अगर हम नजर डालें, जो साहित्य इन्होंने लिखा है बेटा मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो उनकी प्रेमचंद जी की जो साहित्य है उसमें क्या विशेषताएं थी, किन किन मुद्दों को, किन समस्याओं को, किन बातों को लेकर इन्होंने अपने साहित्य की रचना की। तो प्रत्येक सामाजिक वर्ग पर लेखन, ये नहीं है कि समाज के किसी एक विशेष वर्ग पर इन्होंने लिखा, नहीं। जो समाज है, समाज में जो पीड़ित शोषित वर्ग है, या जो समस्याओं से, संघर्षों से जो जूझ रहा है, उस हर वर्ग को क्या है इन्होंने उसके बारे में लिखा है, उस पर लेखनी चलाई अपनी। तो सामाजिक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग बेटा उस पर लेखन किया, शोषित पीड़ित की आवाज उठाई। और जो शोषित है, पीड़ित थे समाज में, किसी तरह से उनका शोषण हो रहा है, तो उनके विरुद्ध भी आवाज इन्होंने उठाई। गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव, गांधीवादी विचारधारा का बहुत ज्यादा
प्रभाव इन पे रहा है, जो उनके साहित्य में भी दिखाई देता है। और इसके साथ साथ फिर वैसे भी ये राजनीतिक जो आंदोलन थे उस समय के, उसमें भी सक्रिय भागीदारी रही है इनकी। और मानव स्वभाव का सूक्ष्म विश्लेषण, मनुष्य के जो स्वभाव है उनका मनोविश्लेषणात्मक, उनकी भावनाओं का बड़ा ही सूक्ष्म, बड़ा बारीकी से विश्लेषण किया है इन्होंने, उसको प्रस्तुत किया है, उठाया है। ग्रामीण जीवन के प्रति झुकाव, जैसे गोदान है, शहरी जो पात्र है तो शहर की तरफ भी क्या करते हैं, उनको उन पे भी प्रकाश डालते हैं, शहरी पात्रों पे भी। लेकिन उसके साथ साथ जो ग्राम्य जीवन है, ग्राम्य जीवन में ज्यादा मन रमा इनका। गाँव में, ग्रामीण गाँव में जो व्यक्ति है, जो समाज है, जो वर्ग है समाज में, जो वो किन समस्याओं को झेल रहा है, तो इनके जो लेखन किया बेटा, वो जो ज्यादा मन रमा है लेखक का, वो ग्राम्य जीवन, ग्राम्य जीवन है, उसमें ज्यादा झुकाव रहा इनका। अगला देखेंगे साहित्य के परिचय बेटा, तो पात्रों का चरित्र अत्यंत स्वाभाविक, जो इनके पात्र इन्होंने अपनी कहानियों में, उपन्यास में, नाटक में जिसने भी लिया है, उनका क्या करते हैं, बड़ा ही स्वाभाविक, बनावटीपन नहीं। जैसे वो पात्र है तो उनके स्वभाव के अनुसार, उनके स्वाभाविक सहज जो लगे, बनावटीपन नहीं, तो वो स्वाभाविक इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है बेटा, सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि है ये। प्रतिनिधि बेटा, प्रतिनिधि, कि जो समाज है, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि करते हैं। ऐसे पात्रों का इन्होंने क्या किया है, चरित्र चित्रण किया है, जो समाज की परिस्थितियों के अनुकूल है उनकी, और उनके भावानुकूल है, वैसे पात्रों का इन्होंने स्वाभाविक रूप से वर्णन किया। अगर मैं, और एक विशेषता है और इनकी आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद, यथार्थवाद की ओर बढ़ी है रचनाएं इनकी। तो पहले ये क्या है, आदर्शों पर, जो शुरुआती जो उनका साहित्य है वो किस पर आधारित रहा, आदर्शों पर आधारित रहा। आदर्श मतलब कि जो कल्पना है कि सब अच्छा हो, आदर्शों से मतलब सब अच्छा हो, हाँ ऐसा होना चाहिए। और यथार्थ जो है, तो सब अच्छा, जो हम अगर सच्चाई में देखें तो सब अच्छा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ठीक होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। लेकिन आदर्शों में हम क्या सोचते हैं कि नहीं, सब अच्छा होना चाहिए। तो पहले जो आदर्श उन्मुख रही है इनकी जो कहानियां है या इनका साहित्य है, उसमें आदर्शों की कल्पना की गई, हाँ सब अच्छा हो। लेकिन धीरे धीरे जो परिस्थितियां रही हैं इनकी जीवन की भी, और समाज में भी जो इन्होंने देखा है बेटा, तो उन संघर्षों से उनसे क्या है, धीरे धीरे ये आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ झुके, और आदर्शों उन्मुख यथार्थवाद पर आधारित है वो गद्य साहित्य की इन्होंने रचना की बेटा, उनकी तरफ इनकी रचनाएं बढ़ी। फिर क्योंकि इनका मानना है, यथार्थवाद है, अगर पूरा सच्चाई से करें, मैं भी पढ़ाऊंगी कहानी में तो स्पष्ट करूंगी कि यथार्थवाद जो है वो खुद लिख रहे हैं कि क्या है, मनुष्य को निराशा की तरफ ले जाता है। क्योंकि यथार्थ में क्या है, अच्छा है, बुरा है, दुख तकलीफें, विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, तो वो क्या करती हैं, किसकी तरफ ले जाती हैं, हमें किसकी तरफ ले जाती है, निराशावाद की तरफ ले जाती हैं। तो लेखक निराशावाद की तरफ ना जाए, उसकी तरफ झुकाना, तो इसमें क्या, आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद है लेकिन उसका एक अच्छा अंत, एक आदर्श की तरफ, हाँ ऐसा होना चाहिए, उस तरह का झुकाव रहा फिर इनकी रचनाओं में। अगर भाषा शैली की मैं आपसे बात करूं कि भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने, तो देखिए, या कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है इनके यहाँ पे, तो देखिए भाषा शैली में बात करें बेटा, तो सहज सरल और पात्रानुकूल, विषयानुकूल, भावानुकूल, वर्गानुकूल एवं, देखिए यहाँ तक देखेंगे हम, सहज है, सरल है, बहुत जन भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बिल्कुल बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं किया है, सहज सरल भाषा का प्रयोग करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिससे वो भाषा कैसी बन पड़ती है, पात्रानुकूल, पात्रों के अनुकूल। अगर कोई शिक्षित उसको पात्र को ले रहे हैं, शहरी पात्र को ये ले ले, तो भाषा उनके अनुरूप ही होगी, ज्यादा साहित्यिक होगी। गांव के लिए नहीं है तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो उनकी बोली, उनकी भाषा जो वहां की वो हो सकती है, उस तरह का प्रयोग किया है, पात्रों के स्वभाव के अनुकूल किया है बेटा।
और विषयानुकूल जैसा विषय की कहानियों में इनके साहित्य में चला उसी के अनुकूल इन्होंने भाषा का प्रयोग किया। भावानुकूल, और जैसी भावनाएं हैं पात्रों के अंदर जो भावनाएं होंगी उन्हीं के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया बेटा। और मार्मिक वर्गानुकूल, जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, अगर बहुत ही पीड़ित वर्ग है, अगर अशिक्षित वर्ग है तो उसकी अशिक्षित की भाषा, अनपढ़ों की भाषा का प्रयोग किया करवाया है। शिक्षित है तो शिक्षित है उनकी पात्रों के अनुसार बात करवाई है, भाषा का उपयोग करवाया है। मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी, बड़ी मार्मिक है, गहराई तक ले जाने वाली भाषा का प्रयोग है। और वो भी कैसी, हृदय स्पर्शी, ऐसी भाषा जो दिल को छू जाए। आगे हम देखें बेटा, व्ययन करने की विशेष सफलता प्राप्त है। इन्होंने बेटा वही ना, समाज का कोई भी वर्ग है वो इनकी लेखनी से अछूता नहीं रहा जिसपे इन्होंने नहीं लिखा। तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि व्यंग करने की, अगर कोई उसमें वर्ग, किसी भी वर्ग के ऊपर लिख रहे हैं तो वहां पे व्यंग करना है, कटाक्ष करना है, सीधे सीधे तीखा सुनाना उनको कहना है, तो उसमें भी विशेष सफलता प्राप्त हुई मुंशी प्रेमचंद जी को। खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ, खड़ी बोली का साहित्यिक खड़ी बोली बेटा उसका प्रयोग किया है। हिंदी के साथ साथ इन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों का भी सफलतम प्रयोग किया है। क्योंकि देखिए बेटा, उर्दू नवाब राय के नाम से लिख रहे हैं, उर्दू में रचनाएं लिख रही हैं, रचना का नाम भी देखिए सोजे वतन। तो वहां पर उर्दू का क्या था, प्रभाव था लेखक पे बहुत ज्यादा। तो उर्दू के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं अपने उसमें हिंदी के साथ साथ, लेकिन वो भी क्या है, स्वाभाविक रूप से प्रयोग है। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या है, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आप पहले से परिचित होंगे, फिर से हमने देखा इनका जीवन परिचय। अब जीवन परिचय के बाद मैं बेटा आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी 11वीं का जो हम शुरू कर रहे हैं पाठ्यक्रम, उसमें एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी बेटा, बच्चे अब तक सोचते हैं, मानते हैं कि दूध का दाम पहला पाठ है, तो अपना नवीनतम जो संस्करण है एनसीईआरटी का, उसमें बेटा नमक का दारोगा लगाया गया है दूध की दाम की जगह। है वो भी रचना, यानी कि दूध का दाम कहानी भी मुंशी प्रेमचंद जी की है, और आपका नमक का दारोगा है वो भी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की है। लेखक हमारे वही लगे हैं, और सिर्फ जो बदला है तो वो कहानी बदली है। जो अभी नवीनतम जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें बेटा एनसीईआरटी का जो संस्करण है हमारा, उसमें आपके नमक के दारोगा है वो कहानी पढ़ते हैं, उसी से आपका प्रश्न पत्र पूछा जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगी बेटा एक बार आपसे कि आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो कौन सी आपको 11वीं में पढ़नी होगी, क्योंकि आप 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में क्या क्षितिज थी आपकी, या आपकी क्या विकृतिका थी, उस तरह से व्याकरण थे, वो सब पढ़ा था आपने। यहाँ पर हम क्या है जो पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक है बेटा वही होंगी, तो वही गद्य पद्य में उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ आपकी किताबें हैं, आपकी जो पुस्तकें हैं उनके नाम बदलेंगे। तो 11वीं की बात करें हम बेटा, तो 11वीं में एक पाठ्य पुस्तक जो लगी है आपकी वो है आरोप, वही रहेगा बेटा भाग 1। जैसे 9वीं में आप एक ट्रेंड एक उसको पढ़ते आए हैं कि 9वीं में हम बात करते हैं क्षितिज भाग 1, 10वीं में जाके हमारे क्या हो जाता है क्षितिज भाग 2। तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा 11वीं 12वीं। तो 11वीं 12वीं की जब हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ 11वीं है तो भाग 1, जब 12वीं में जाएंगे तो भाग 2 होगा आपका। तो आरोप भाग 1, और उसके बाद इसी में आपका क्या होगा, गद्यखंड और पद्यखंड, जो क्षितिज में आप जैसे पढ़ते थे वही यहाँ पे होगा, पद्यखंड और गद्यखंड। दूसरी अगर किताब की बात करूं, पुस्तक की पाठ्य पुस्तक की आपकी, तो वो लगी है यहाँ पे वृतांत। जहां आप 11वीं में कृतिका पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे कौन सी पढ़ेंगे, वृतांत भाग 1। वहां हम कृतिका में भी क्या करते थे, क्या पढ़ते थे,
सिर्फ गद्य खंड होता था। गद्य क्या थी, जब रचनाएं होती थी 4-5 पाठ, वही यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या होगा, गद्य खंड। गद्यखंड या गद्यखंड बोल सकते हैं या पदखंड कह सकते हैं आप बेटा, वो रहेगा यहाँ पर आपके। और दूसरा अगर बात करें हम यहाँ पे आपका, कैसे लिख सकते हैं आप, को ऐसे भी लिख सकते हो पद्य। दूसरा अगर बात करें हम यहाँ पे, तीसरा, तो वहां पर आप व्याकरण पढ़ते थे बेटा, लेकिन यहाँ पर एक नई और जुड़ी है आपके उसमें पाठ्यक्रम में, तो वो होगा आपका अभिव्यक्ति माध्यम। वो होगा आपका क्या, अभिव्यक्ति माध्यम बेटा। अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके बाद आपके चौथे नंबर पे पढ़ेंगे यहाँ पे आप 11वीं में क्या, व्याकरण। यहाँ आपकी व्याकरण है वो काफी कम कर दी गई बेटा, उसकी जगह आपका क्या है, जो अभिव्यक्ति माध्यम है, ये भाग है आपका, ये खंड है आपका, ये लगा दिया गया है, तो व्याकरण थोड़ा सा कम होगी। इसमें अभिव्यक्ति माध्यम में कुछ नहीं, अभिव्यक्त करने का, खुद को व्यक्त करने का माध्यम, और यहाँ पे जनसंचार के माध्यम है, कविताओं के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कहानी, क्या नाटक, क्या इस तरह की होंगी, वो पढ़ाएंगे पाठ्यक्रम में, तो आपको बताएंगे, उस तरह का भाग होता है। अब इसमें बात करूं मैं इसकी आपकी आरो भाग की, तो इसमें आप क्या है, 10 पाठ आपके यहाँ लगे हुए, पद्य में भी 10 कविताएं बेटा, लेखक है, सॉरी लेखक है, कविताएं तो ज्यादा हो सकती हैं, एक कवि 2 भी हो सकती हैं, तो 10 कविताएं हैं यहाँ आपके गद्य खंड के 10 पाठ है। अगर मैं बात करूं वेतान की, तो वेतान में 3 पाठ आप पढ़ेंगे बेटा। अभिव्यक्ति माध्यम की बात करें तो यहाँ पर आपके 7 पाठ आप पढ़ेंगे। और इसकी बात करूं व्याकरण की, तो व्याकरण में थोड़ा सा आपका सीमित है, तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। संधि यहाँ पे पढ़ेंगे हम, समास यहाँ पे पढ़ेंगे, और क्या है, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। और बात करें जो था वाक्य शोधन, सिर्फ और सिर्फ ये 4 हम क्या पढ़ेंगे व्याकरण के, यहाँ पे इकाइयां व्याकरण की वो पढ़ेंगे। बाद में जाएंगे तो वहां पे भी संधि है, समास है, वहीं आपके अपठित गद्यांश, ये सब वहां पे भी चले जाते हैं। तो व्याकरण में सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे, इसकी बजाय यहाँ पे जो अभिव्यक्ति माध्यम बेटा, ये थोड़ा सा बढ़ा गया। तो आपकी ये 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, आरो और वेतान। यहाँ पे क्षितिज की जगह आरो आ गई, गद्य की जगह वेतान आ गई। 11वीं कक्षा है तो भाग 1 हो जाएगा, पद्य और गद्य खंड में आपके होंगे। आपकी जो पद्य है 10 आपके कवि लगे हुए हैं, कवि लिखेंगे यहाँ पे कविताओं की बजाय, क्योंकि कविताएं तो ज्यादा भी हो सकती बेटा आपके। तो आपके यहाँ पे अगर कवियों की बात करें तो 10 कवि पढ़ेंगे, और यहाँ पे 10 लेखक होंगे। पाठ तो एक ही है, एक लेखक का, फिर भी लेखक लिख देती हूँ। 10 लेखक और 3 लेखक कहाँ होंगे, आपके वेतान में होंगे। और बिल्कुल वही होगा बेटा, यहाँ पे फिर से वो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाऊंगी मैं पूरे उससे विवरण से आगे जाते हुए, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि जो ये है आपका वेतान है, तो उसमें किस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न, आपके कैसे पूछे जाते हैं, या फिर क्या है आपका इसमें से आरोह से किस तरह से करवाए जाते हैं। तो जो आज हम शुरुआत करने जा रहे पाठ्यक्रम की बेटा, मैं करूंगी शुरुआत आपकी, तो वो आरोह में जो गद्य खंड है उस गद्य खंड से करेंगे। और ये हमने जो पहला पाठ है हमारा नमक का दारोगा वो पढ़ेंगे, हमने जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा आपसे कहानी पे बात करूंगी, कहानी आपको बताऊंगी, सारांश उसमें समझाऊंगी, उसके बाद क्या है पूरा विस्तृत रूप से टेक्स्ट को पढ़ेंगे, पूरे को हम पाठ्यक्रम पूरे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूं आपकी कहानी हमारी नमक का दारोगा, नमक का दारोगा। और लेखक कौन है, प्रेमचंद जी।
लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद जी, और आपके कहानी का नाम है जो पढ़ेंगे वो है नमक का दर होगा बेटा।